नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एरर करेक्शन कोड्स के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की, हमने लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स के बारे में, टर्बो कोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने ये देखा कि कोड्स के माध्यम से किस तरह से आप वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो और किस तरह से एरर करेक्शन कोड्स एक कैपेसिटी अचीविंग कोड्स की तरह बिहेव करता है। आगे जाके हम आज के लेक्चर में बेसिकली मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम ये देखेंगे कि मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के द्वारा मल्टीपल यूजर्स किस तरह से एक बेस स्टेशन के साथ या तो एक एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकता है। और ये एक मल्टीपल एक्सेस स्कीम खासकर 5G सिस्टम्स में और आगे जाके 6G सिस्टम्स में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो अभी तक अगर आप ज्ञात हो जो कन्वेंशनल मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स थे, अगर 1G स्टैंडर्ड में अगर आपको ध्यान होगा तो बेसिकली वो एनालॉग स्टैंडर्ड था जहां पर FDMA का प्रयोग किया गया था। और सेकेंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड में अगर आपको ज्ञात होगा हमने विस्तार में पढ़ा था जहां पर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस यानी FDMA का भी प्रयोग किया गया था। तो 2G सिस्टम्स था उसमें FDMA और TDMA दोनों का प्रयोग किया गया था। और थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड में जनरली हमने देखा था कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस का प्रयोग किया गया था जहां यूजर्स को कोड के द्वारा सेग्रीगेट किया गया था। और फोर्थ जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड जिसे हम लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एडवांस कहते हैं जहां पर OFDMA का प्रयोग किया गया था, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। डाउनलिंक के लिए, अपलिंक के लिए सिंगल कैरियर FDMA का प्रयोग किया गया था। तो बेसिकली हमने देखा है कि जिसे DFT प्री कोडेड OFDM भी कहते हैं उसका प्रयोग किया गया था। तो हमने देखा था भिन्न भिन्न स्टैंडर्ड में भिन्न भिन्न प्रकार के मल्टीपल एक्सेस स्कीम का प्रयोग किया जाता है। तो संक्षेप में मैं बताऊंगा क्योंकि ये कोर्स थोड़ा एडवांस लेवल कोर्स है खासकर 6G सिस्टम के संदर्भ में। तो TDMA, FDMA और CDMA के बारे में विस्तार में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी अगर आपको ज्ञात होगा एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में विस्तार में पढ़ा है। ये कोर्स में मैं संक्षेप में आपको खासकर मल्टी यूजर माइमो जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस कहते हैं, और उसके अलावा नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस और नई मल्टीपल एक्सेस स्कीम जिसे रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस कहते हैं उसके संदर्भ में संक्षेप में आपको जानकारी प्राप्त करवाऊंगा। तो हम देखते हैं जैसे मैंने पहले बताया है कि मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स आर यूज्ड टू अलाउ many mobile users to share simultaneously finite amount of radio spectrum। तो जैसे मैंने बताया कि एक से ज्यादा यूजर्स जब एक बेस स्टेशन के साथ या तो एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं तो इन्हें डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। ये रिसोर्सेज या टाइम के माध्यम से आप कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कर सकते हो, कोड के माध्यम से कर सकते हो, या तो टाइम और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से भी, कॉम्बिनेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसे हम मल्टीपल एक्सेस स्कीम कहते हैं। मल्टीपल एक्सेस से मेरा तात्पर्य यह है कि जब एक से ज्यादा यूजर्स एक समय पे बेस स्टेशन के रिसोर्सेस को या तो फिर एक्सेस पॉइंट के रिसोर्सेस को उपयोग करने का प्रयत्न करता है। या तो हम टाइम के द्वारा इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, टाइम इसे जनरली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस कहते हैं जहां पर हर एक यूजर्स को एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। या तो हम फ्रीक्वेंसी के द्वारा एलोकेशन कर सकते हैं जहां पर हर एक यूजर्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज दिया जाता है। या तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के द्वारा कर सकते हैं जहां हर एक यूजर्स को डिफरेंट कोड्स दिया जाता है ताकि ये यूजर्स आपस में इंटरफेयर ना कर सके और फिर भी ये बेस स्टेशन से एक टाइम के द्वारा या फ्रीक्वेंसी के द्वारा या कोड के द्वारा कनेक्ट कर सके। तो जैसे मैंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस है उसका उपयोग फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड जो एनालॉग वॉइस स्टैंडर्ड था उस पर उपयोग किया गया था, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस का उपयोग सेकेंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड में GSM स्टैंडर्ड में हुआ था, और कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस का उपयोग थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड में हुआ था। और हमने ये भी देखा कि जो FDMA और TDMA है दोनों बेसिकली हम इसको आगे जाकर देखेंगे, इसे हम जनरली OMA स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, क्योंकि इसमें ऑर्थोगोनल टाइम या फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है और हर एक यूजर को एक डेडिकेटेड रिसोर्स एलोकेट किया जाता है। और CDMA जनरली इसे हम नॉन-नोमा कैटेगरी में भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोड द्वारा इसका उपयोग, कोड जो होता है वो सूडो ऑर्थोगोनल कोड्स होते हैं जनरली। तो जनरली इसका आगे जाके हम देखेंगे नोमा नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस में भी आप कोड का प्रयोग करते हैं या पावर डोमेन नोमा का प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम से आप मल्टीपल एक्सेस यूजर्स के लिए प्रदान करते हैं। और उसके अलावा जो अभी रिलेटिवली न्यू मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स है उसमें प्रमुख जो है वो एक स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जिसे स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस भी कहते हैं, जहां पर हम मल्टीपल एंटीनास द्वारा हम यूजर को सेग्रीगेट करते हैं। इसके बारे में विस्तार में हमने जब मल्टी यूजर माइमो पढ़ा था
या मैसिव में पढ़ा था, हमने पढ़ा था किस तरह से आप मल्टीपल एंटीनास का उपयोग करके डिफरेंट यूजर्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं और डिफरेंट यूजर्स के द्वारा आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। तो इसे हम जैसे स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जनरली डिजिटल बीम फॉर्मिंग का उपयोग करते हैं। डिजिटल बीम फॉर्मिंग के द्वारा आप बेसिकली जो इंटरफेरेंस है उसे जीरो फोर्सिंग या नलिफाई करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस ये काफी प्रमुख मल्टीपल एक्सेस स्कीम है जिसका उपयोग खासकर 4G सिस्टम्स में हो रहा है और सिंगल कैरियर FDMA जिसका प्रयोग अपलिंक में होता है और OFDMA का प्रयोग जनरली 4G सिस्टम में डाउनलिंक में होता है और इसका उपयोग 5G सिस्टम्स में भी होता है और वाईफाई सिस्टम्स में भी 802.11ax में भी आजकल इसका उपयोग हो रहा है एज अ मल्टीपल एक्सेस स्कीम। उसके अलावा दो प्रमुख मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स है, उसमें से एक जो है वो है नोमा, नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, और इसके भिन्न कैटेगरी है जिसे हम कोड डोमेन नोमा और पावर डोमेन नोमा से डिवाइड करते हैं। कोड डोमेन नोमा और पावर डोमेन नोमा। कोड डोमेन नोमा का वेरिएशन है स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस। इसके बारे में हम संक्षेप में आज के लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके अलावा एक और जो हाल फिलहाल में काफी इसका उपयोग हो रहा है और काफी शोध हो रहा है इसमें, वो है रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस। इसे RSMA भी कहते हैं। ये RSMA जो है ये एक जो 5G सिस्टम एक और मल्टीपल एक्सेस का प्रयोग होता है जिसे हम रिसोर्स शेयर मल्टीपल एक्सेस करते हैं, उससे ये भिन्न है। इसमें रेट स्प्लिटिंग का हम उपयोग करते हैं जहां पर यूजर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉमन पार्ट और प्राइवेट पार्ट में डिवाइड होकर हम इसे कम्युनिकेट करते हैं। इसके बारे में हम संक्षेप में आगे जाके इस लेक्चर में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भिन्न भिन्न मल्टीपल एक्सेस स्कीम है उसके बारे में, उसके में क्या की डिफरेंसेस है उसके बारे में और संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे मैंने बताया TDM में जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जहां पर अब यूजर्स को टाइम के द्वारा सेग्रीगेट करते हो, हर एक यूजर्स को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स एलोकेट किया जाता है और टाइम स्लॉट्स के माध्यम से यूजर्स बेस स्टेशन के साथ या तो एक्सेस पॉइंट के साथ कम्युनिकेट करता है। तो यहां देखोगे टाइम एक्सेस है, यहाँ फ्रीक्वेंसी एक्सेस है और एक पावर एक्सेस। तो आप देखोगे टाइम के द्वारा एक यूजर को डिफरेंट टाइम स्लॉट T1, सेकंड यूजर्स को T2, थर्ड यूजर को T3, T4। इसका उपयोग जैसे मैंने बताया GSM में काफी हद तक हुआ था, 2G सिस्टम में काफी हद तक हुआ था। उसके बाद आता है FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जहां पर यूजर्स के डेटा को आप फ्रीक्वेंसी के द्वारा सेग्रीगेट करते हो। हर एक यूजर को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट किया जाता है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। इसलिए हम इसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस कहते हैं, क्योंकि यूजर्स को फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप सेग्रीगेट करते हो। और इसका उपयोग जैसे मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन में भी हुआ था, सेकंड जनरेशन में भी इसका काफी हद तक उपयोग हुआ था। उसके बाद आता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। ये काफी इंपॉर्टेंट मल्टीपल एक्सेस स्कीम है जिसका उपयोग वाईफाई स्टैंडर्ड्स में भी और सेलुलर स्टैंडर्ड्स में भी होता है। वाईफाई में 802.11ax में होता है जिसे हम वाईफाई 6 के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग 4G स्टैंडर्ड में भी और 5G सेलुलर स्टैंडर्ड में भी इसका उपयोग हो रहा है और मुझे विश्वास है इसका उपयोग 6G स्टैंडर्ड में भी होगा टू फॉर एज अ मल्टीपल एक्सेस स्कीम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हर एक यूजर्स को डिफरेंट टाइम फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स में रिसोर्स प्रदान किया जाता है। जैसे आप देखोगे हर एक यूजर जो इसमें एक यूजर डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में विद सेम पावर भेज सकता है। तो यूजर 1 आप देखोगे एक टाइम में T1 में, और यहां पर अगर देखोगे अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी को एलोकेट करूं F1, F2, F3, F4, तो डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक एलोकेट किया जाता है। डिफरेंट यूजर्स आर एलोकेटेड टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक्स। ये भी एक ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस स्कीम के अंदर ही आता है, क्योंकि हर एक यूजर की ट्रांसमिशन होती है बाद बाकी यूजर से ऑर्थोगोनल होती है, क्योंकि इसे टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक के माध्यम से सेग्रीगेट किया जाता है। ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगा OFDM के बारे में। ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है OFDM का। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो एक मॉड्यूलेशन स्कीम है, वेरएस OFDMA जो है वो एक मल्टीपल एक्सेस स्कीम है।
जो प्रमुख डिफरेंसेस है OFDM और OFDMA में ये है कि OFDM में जो है वो एक मॉड्यूलेशन स्कीम है जहां पर पूरे के पूरे रिसोर्सेस, फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस एक सिंगल यूजर को दिए जाते हैं। वेरस OFDMA जो है वो एक मल्टीपल एक्सेस स्कीम है जहां पर जो फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस है वो डिफरेंट यूजर्स में बांटे जाते हैं या उसे एलोकेट किए जाते हैं। पूरे के पूरे रिसोर्सेस एक सिंगल यूजर को जनरली नहीं दिए जाते हैं OFDMA में। OFDM एक मॉड्यूलेशन स्कीम है जहां पर पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी सब कैरियर्स और रिसोर्सेस है एक सिंगल यूजर को दिए जाते हैं। तो ये प्रमुख डिफरेंसेस है OFDM और OFDMA का। OFDMA जो है वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है या एक्सटेंशन है OFDM का। उसके अलावा आता है CDMA। CDMA जो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, या और ये हम इसको एक भिन्न तरीके से स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस या स्पेशल डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जहां पर यूजर्स को हर एक यूजर सेम टाइम और सेम फ्रीक्वेंसी में भेज सकता है, लेकिन या तो उसे कोड के द्वारा या तो बीन फॉर्मिंग के द्वारा या प्रीकोडिंग के द्वारा उसे सेग्रीगेट किया जाता है। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट स्कीम है जहां पर हर एक यूजर सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट कर सकता है, बट उसका जो सेग्रीगेशन होता है वो तो या कोड द्वारा होता है या तो बेसिकली बीन फॉर्मिंग या तो प्रीकोडिंग के द्वारा मल्टीपल एंटीनास का उपयोग करके होता है। तो जो CDMA का अगर मैं बात करूं तो CDMA में जो सेग्रीगेशन होता है वो कोड द्वारा होता है, और SDMA में जो सेग्रीगेशन होता है वो मल्टीपल एंटीनास के द्वारा, मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करते हो ताकि या तो आप प्रीकोडिंग या तो बीन फॉर्मिंग करके डिफरेंट यूजर्स को सेग्रीगेट कर सको। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन स्कीम हाल फिलहाल में काफी इस पर अनुसंधान हो रहा है वो है NOMA। NOMA से मेरा तात्पर्य है नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस। जैसे हमने TDMA के बारे में पढ़ा, FDMA के बारे में पढ़ा, OFDMA के बारे में पढ़ा, ये OMA की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने TDMA, FDMA और OFDMA भी जनरली OMA कैटेगरी, CDMA भी जब अगर कोड अगर पूरी तरह से ऑर्थोगोनल तो OMA कैटेगरी में आते हैं, अगर पूरी तरह से ऑर्थोगोनल ना हो तो NOMA कैटेगरी में भी आ सकते हैं जनरली, लेकिन TDMA, FDMA और OFDMA जनरली OMA के कैटेगरी में आते हैं, ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, जहां पर आप यूजर्स को एक डेडिकेट रिसोर्स प्रदान करते हो ताकि एक यूजर दूसरे यूजर से इंटरफेयर ना कर सके। तो ये जनरली इनएफिशिएंट स्कीम्स है, लेकिन इसका उपयोग हाल फिलहाल में काफी स्टैंडर्ड्स में होता है। फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स में इसका उपयोग होता है। अगर मैं NOMA की बात करूं तो इसमें एक जो प्रमुख डिफरेंस है OMA और NOMA में नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस का उपयोग होता है, यानी यूजर्स एक दूसरे से इंटरफेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं एक संक्षेप में बताऊं OMA और NOMA में डिफरेंस ये है कि OMA में यूजर्स एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डेडिकेटेड टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज प्रदान किया जाता है। NOMA में एक यूजर दूसरे यूजर से इंटरफेयर कर सकता है क्योंकि ये डेडिकेटेड रिसोर्स प्रदान नहीं किया। उनका सेग्रीगेशन या तो आप एक कोड द्वारा या तो बेसिकली एक पावर द्वारा करते हो, और उसमें फिर आप SIC का प्रयोग करते हो, सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसिलेशन का प्रयोग करते हो ताकि आप यूजर्स को सेग्रीगेट कर सके। अगर मैं की डिफरेंसेस, अगर की बेनिफिट्स बताऊंगा तो OMA की जनरली परफॉर्मेंस OMA से बेहतर होती है, लेकिन NOMA की डिकोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी OMA से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें आपको इंटरफेरेंस कैंसिलेशन का भी उपयोग करना पड़ता है। तो अगर NOMA की मैंने बात हो, जैसे मैं यहां देखोगे यहाँ पर 6 यूजर्स है, हर एक यूजर सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी में भी भेज सकता है, लेकिन उसका सेग्रीगेशन पावर द्वारा या तो कोड द्वारा होता है। तो इसमें तो Z एक्सिस है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप जो सेग्रीगेशन करते हो या तो पावर द्वारा करते हो तो या डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट पावर लेवल्स में आप भेजते हो ताकि रिसीवर में उसका आप सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसिलेशन, जिसे हम SIC कहते हैं, उसका उपयोग करके यूजर्स के इंफॉर्मेशन को आप सेग्रीगेट कर सकते हो। तो इसमें लेकिन फायदा ये है कि आप इसको सिस्टम को ओवरलोड कर सकते हो, आप ओवरलोडिंग फैक्टर बढ़ा सकते हो, और इसकी जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी होती है जनरली OMA सिस्टम से बेहतर होती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसकी डिकोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो जनरली OMA सिस्टम से ज्यादा होती है। तो ये ट्रेड ऑफ है NOMA सिस्टम्स के संदर्भ में। तो नेक्स्ट जनरेशन मल्टीपल एक्सेस, इसके आगे भी बहुत सारे जो मल्टीपल एक्सेस आ रहे हैं, जैसे रेट स्प्लिटिंग के बारे में मैंने बताया, और उसके अलावा डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ NOMA के भी आ रहे हैं, OMA के भी आ रहे हैं। हम इस कोर्स में ये सब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम प्रमुख जो मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स हैं जैसे OFDMA हो गया, और नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस हो गया, स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस हो गया, और रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस हो गया, उसके बारे में हम संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे आगे देखोगे आप ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्मार्ट सिटीज
और इंडस्ट्री 4.0 में किस तरह के मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स का उपयोग हो सकता है, उसके बारे में संक्षेप में इस कोर्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम OFDM के बारे में। OFDM के से इसको समझना जरूरी है। अगर आपको OFDMA समझना है तो OFDM एक बहुत सिंपल मॉड्यूलेशन स्कीम है। इसमें बेसिकली आप डेटा रेट भेजते हो 8 बिट्स पर सेकंड, फिर आप उसे एक क्वैम के द्वारा मॉड्यूलेट करते हो, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे हम सिंगल कैरी मॉड्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद आप सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का प्रयोग करते हो ताकि आप पैरेलल डेटा स्ट्रीम जनरेट कर सको, फिर आप सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करने के बाद x0 से xn-1 तक आपका इसे हम जनरली फ्रीक्वेंसी बिन्स या सब कैरियर्स भी कहते हैं। तो आप जिससे जो भी यूजर डेटा है मॉड्यूलेशन के बाद आप सेग्रीगेट करते हो डिफरेंट सब कैरियर्स में या बिन्स में। उसके बाद आप इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म का उपयोग करते हो ताकि आप जो फ्रीक्वेंसी बिन्स है उसे आप टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर सको। तो IF50 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। इसमें बेसिकली आप ये कर रहे हो जो फ्रीक्वेंसी जो आप सब कैरियर्स मिले हैं आपको n-1 सब कैरियर्स जो मिले हैं उससे आप टाइम डोमेन सैंपल्स में आप कन्वर्ट करते हो IF50 के द्वारा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है OFDM सिस्टम का। उसके बाद आप इसमें साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करते हो और फिर पैरेलल टू सीरियल द्वारा आप इसे ट्रांसमिट करते हो। फिर आप D2A कन्वर्टर का उपयोग करते हो, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग करते हो। फिर आप डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग करने का आप कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन को भेजते हो। तो ये जो प्रमुख OFDM ट्रांसमीटर्स में आप देखोगे जो 3 प्रमुख ब्लॉक है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का है, इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म का है, फिर साइक्लिक प्रीफिक्स का उपयोग कर ताकि आप इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरी इंटरफ्रेंस दोनों को अवॉइड कर सको। OFDM सिस्टम में जो 2 प्रॉब्लम्स होती है इंटरफ्रेंस की, वो एक इंटर सिंबल इंटरफेस की होती है ताकि एक OFDM सिंबल दूसरे OFDM सिंबल से इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए आप जनरली गार्ड इंटरवल या साइक्लिक प्रीफिक्स का उपयोग करते हो। उसके अलावा इंटर कैरी इंटरफ्रेंस से मेरा तात्पर्य है कि दोनों सब कैरियर आपस में इंटरफेयर करते हैं, उससे आप किस तरह से अवॉइड करोगे। तो साइक्लिक प्रीफिक्स का उपयोग करके आप ये दोनों चीज को आप मिटिगेट या अवॉइड कर सकते हो OFDM सिस्टम में, इसलिए हम जनरली साइक्लिक प्रीफिक्स टाइम डोमेन में OFDM सिस्टम में ऐड करते हैं। उसके बाद पैरेलल सीरियल का उपयोग करके डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग करके आप एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हो, तो एनालॉग सिग्नल को आप कन्वर्ट करते हो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में, उसके बाद आप इसे ट्रांसमिट कर देते हो। तो ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक OFDM सिस्टम का। मैंने कुछ ब्लॉक्स इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं, जैसे इसमें आप स्क्रैम्बलर का भी प्रयोग कर सकते हो, एनक्रिप्टर का भी प्रयोग कर सकते हो और भिन्न भिन्न अलग अलग ब्लॉक्स का भी और भी प्रयोग कर सकते हो। तो जनरली ये वेरी फंडामेंटल ब्लॉक्स है एक OFDM ट्रांसमीटर के संदर्भ में। अगर मैं OFDM रिसीवर की बात करूं तो OFDM रिसीवर पहले आप रिसीव करोगे इंफॉर्मेशन, फिर आप डाउन कन्वर्ट करोगे, फिर आप लो पास फिल्टर से उसको पास करोगे, फिर एनालॉग टू डिजिटल, फिर आपको एक डिजिटल वेवफॉर्म मिलेगा y ऑफ n। पहले आप ये करोगे साइक्लिक प्रीफिक्स आप रिमूव करोगे, उसके बाद आप सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट करोगे, तो ये जो आपके रिसीव टाइम डोमेन सैंपल्स है, तो ये रिसीव टाइम डोमेन सैंपल से आपकी y0 से yn-1 तक हमने ये एज्यूम कर रहा है कि n पॉइंट f50 और आपने n पॉइंट i50 का उपयोग किया है, इसलिए आपको जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो भी n है, टाइम डोमेन सैंपल्स है वो भी n है और नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी सब कैरी बिन्स है वो भी n है। उसके बाद आप फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म का उपयोग करोगे ताकि आप टाइम डोमेन रिसीव सैंपल जो मिले हैं उससे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स में कन्वर्ट कर सको। तो अगर आप देखोगे ये लीनियर रिलेशनशिप है जो आपने x0 से xn-1 तक भेजा था और y0 से yn-1 तक आपको मिला है। आपने x0 से xn-1 जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स भेजे थे रिसीवर पे आपको y0 से yn-1 तक फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स आपको प्राप्त हुए हैं। तो एक लीनियर रिलेशनशिप है और इसमें चैनल का भी उपयोग रहता है। तो जनरली हम अगर एज्यूम कर रहे हो कि फ्लैट फेडिंग चैनल, तो आप इसको इस माध्यम से भी लिख सकते हो, y0 जो होगा विल बी इक्वल टू h0 इंटू x0। तो हर एक जो 1-to-1 मैपिंग है y के और x के बीच में आप उसे इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद एक जनरली ब्लॉक का हम उपयोग करते हैं जिसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन कहते हैं, जिसके वजह से आप h0 का जो इंपैक्ट है उसे आप नलिफाई कर सकते हैं। उसका फिर से आप पैरेलल सीरियल कन्वर्ट का उपयोग करते हैं इक्वलाइजेशन के बाद, फिर आप क्वैम डिमॉड्यूलेट करते हो, फिर आपको आउटपुट पे जो डेटा आपने ट्रांसमीटर भेजा था 8 बिट्स पर सेकंड वो प्राप्त हो जाता है।
तो आपने देखा कि एक ओएफडीएम ट्रांसमीटर के बारे में हमने संक्षेप में पढ़ा, एक ओएफडीएम रिसीवर के बारे में संक्षेप में पढ़ा। अब जब ये तो एक ओएफडीएम ट्रांसमीटर और एक ओएफडीएम रिसीवर है, ये तो एक सिंपल मॉड्यूलेशन स्कीम है ओएफडीएम का। हम ओएफडीएम को ओएफडीएम ए में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, आरंभ में बताया था कि ओएफडीएम एक मॉड्यूलेशन स्कीम है जहां पूरे के पूरे सब कैरियर्स जो है, जैसे हमने बताया है, जो पूरे के पूरे सब कैरियर्स xn-1 वो एक सिंगल यूजर को एलोकेट किए जाते हैं, वो एक ओएफडीएम मॉड्यूलेशन स्कीम है। अगर मैं ओएफडीएम ए की बात करूं तो उसमें क्या होगा, जो एन सब कैरियर्स है आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन जो सब कैरियर्स है, उसे भिन्न भिन्न यूजर्स को एलोकेट किया जा सकता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, समझिए आपका एन की वैल्यू, समझिए आपकी एन की वैल्यू 64 है और आपके नंबर ऑफ यूजर्स जो है, यूजर्स है वो नंबर ऑफ यूजर्स समझिए 8 है। तो ये कर सकते हो आप 8 सब कैरियर्स, ईच यूजर विल गेट 8 सब कैरियर्स। तो ईच यूजर्स विल गेट 8 सब कैरियर्स। तो इसमें आप कर सकते हो, जो पहले 8 सब कैरियर पहले यूजर को दे दिए, सेकंड 8 सब कैरियर सेकंड यूजर, तो ये जो स्कीम बनेगी वो बन जाएगी OFDMA। तो ये डिफरेंस है OFDM और OFDMA में। OFDM में आप पूरे के पूरे 64 सब कैरियर्स एक सिंगल यूजर को आप दे देते हो, OFDMA में आप जो 64 सब कैरियर्स है उसे आप भिन्न भिन्न यूजर्स को एलोकेट करते हो। तो मैंने साधारण एग्जांपल के द्वारा बताया कि अगर आपके 8 यूजर्स है तो आप हर एक यूजर को 8 सब कैरियर दे सकते हो सकता है आप एक यूजर को 16 देने की कोशिश करो, दूसरे यूजर को, वो भी आप कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेशन भी कर सकते हो। अगर आपको 64 सब कैरियर्स है और 8 यूजर्स है, अगर आपको हर एक यूजर को सेम नंबर सब कैरियर नहीं देना तो आप वो भी कर सकते हो। किसी यूजर्स को 16, किसी यूजर्स को 4, किसी यूजर्स को 2 भी आप दे सकते हो। तो ये एक OFDMA की प्रॉपर्टी है, मल्टीपल एक्सेस स्कीम की प्रॉपर्टी है, जहां पर आप रिसोर्सेस को डिफरेंट यूजर्स के बीच में सेग्रीगेट कर रहे हो। तो ये एक प्रमुख डिफरेंस है OFDMA और OFDM के बीच में। तो इसको यहां पर भी मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। तो देखिए आप, जैसे ऑर्थोगोनल सब कैरियर्स हैं यहां पर, और ये जैसे आपके एन सब कैरियर से समझिए, तो एन सब कैरियर से आप जैसे टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस है इस केस में, तो हर एक टाइम और हर एक फ्रीक्वेंसी में आप एक रिसोर्स आप उसको कंसिडर कर सकते हो। हर एक टाइम इंस्टेंट में और एक फ्रीक्वेंसी बिन में आप एक रिसोर्स एक गिवन एक यूजर को आप देते हो। तो उसे आप इस तरह से कर सकते हो। तो वन मॉड्यूलेटेड सब कैरियर, 1 पॉइंट इन फ्रीक्वेंसी ऑन टाइम, जैसे ये एक हो गया 1 पॉइंट इन फ्रीक्वेंसी ऑन टाइम, तो सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। तो हर एक टाइम फ्रीक्वेंसी एक रिसोर्स आप उसको माध्यम से, और हर एक टाइम फ्रीक्वेंसी का रिसोर्स आप एक डिफरेंट यूजर्स को दे सकते हो, या तो क्लब कर सकते हो डिफरेंट टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस एक यूजर को आप दे सकते हो डिफरेंट टाइम्स में और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस में। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉपर्टी ये, जैसे मैंने बताया, ये ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस स्कीम है। जो भी आप रिसोर्स एलोकेट करते हो टाइम और फ्रीक्वेंसी में, वो बेसिकली ऑर्थोगोनल रिसोर्सेस होंगे एक स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। तो अगर आप देखोगे यहां पर समझिए मैंने n फ्रीक्वेंसी बिन्स है और n OFDM टाइम डोमेन सैंपल्स है, उसके बीच में आप गार्ड इंटरवल का प्रयोग करो ताकि आपकी ISI इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस एलिविएट कर सके। और दोनों सिंबल्स के बीच में आप देखोगे ये गार्ड इंटरवल का जनरली टाइम डोमेन गार्ड इंटरवल का उपयोग किया जाता है। तो एक OFDM सिंबल जनरली कॉम्बिनेशन होता है टोटल n टाइम डोमेन सैंपल्स का प्लस गार्ड इंटरवल। तो जैसे आपका टोटल n, अगर आप OFDM सिंबल है तो इसमें n जो होगा वो गार्ड इंटरवल का होगा और n जो होगा वो एक OFDM सिंबल का जो नंबर ऑफ सब कैरियर्स आपको उपयोग कर रहे हो उसका होगा। तो n जो होगा टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइम डोमेन सैंपल्स प्लस द लेंथ ऑफ गार्ड इंटरवल, उसके माध्यम से हम लिख सकते हैं। तो ये संक्षेप में टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है OFDM सिग्नल्स का। और हर एक, जैसे मैंने बताया कि जब आप OFDMA का प्रयोग करते हो तो हर एक टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स एक यूजर को आप प्रदान करते हो ताकि उसमें वो ट्रांसमिट कर सके। इस तरह से आप लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो और इसी का उपयोग 802.11ax वाईफाई में और LTE में भी किया गया है। तो अगर मैं OFDM और OFDM-A के बारे में दिखाऊं तो OFDM, जैसे मैंने बताया कि OFDM में आप क्या करोगे, एक टाइम में पूरे के पूरे रिसोर्सेज एक सिंगल यूजर्स को दिए जाते हैं। पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी सब कैरियर्स है वो सिंगल यूजर्स को दिए जाते हैं। तो आप देखोगे एक टाइम में, अगर मैं T1 बोलूं, इसको T2, T3, इसको मैं यहां इस कलर से लिख लेता हूं,
तो अगर मैंने इसे डिनोट किया T1 से, T2 से, T3 से, T4 से, T5 से, T6, T7, T8 अगर मैं लिखूँ तो आप देखोगे T1 के पूरे फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज सिंगल यूजर को दिए गए हैं, T2 के भी पूरे रिसोर्सेज फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज सब कैरे से यूजर 1 को दिए गए हैं। सिमिलर T3 के पूरे फ्रीक्वेंसी रिसोर्स यूजर 2 को, फिर T4 के, T5 के, यानी एक टाइम इंटरवल पे पूरे फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज एक सिंगल यूजर को दिए गए हैं। इसमें एक सैग्रीगेशन नहीं हो रहा है फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज का एज पर द टाइम। तो ये एक OFDM स्कीम है जहां पूरे फ्रीक्वेंसी सब कैरियर से एक सिंगल यूजर को आप प्रदान करते हो। ठीक है, all at a given time instant all the sub channel sub carriers are allocated to a single user. Resource allocation sub carrier assignments are fixed, यानी आप पूरे सब carrier assignment fixed है। ये एक OFDM स्कीम है। और OFDM की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे T1 में अगर देखूं T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, तो आप देखोगे T1, T2 में भी एक यहां पर कुछ ब्लैंक्स भी, तो ये जो ब्लैंक्स है ये रिसोर्सेज आप किसी और यूजर को भी एलोकेट कर सकते हो। यानी आप यूजर 1 के अलावा जो फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस है वो किसी और यूजर 7, यूजर 8 को भी एलोकेट कर सकते हो। सिमिलरली यहां पर जो रिसोर्सेज फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस है ये भी किसी और यूजर्स को एलोकेट कर सकते हो। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस एक सिंगल यूजर को एलोकेट करोगे, ताकि आप सेम टाइम में मल्टीपल यूजर्स को फ्रीक्वेंसी सेग्रीगेशन द्वारा सपोर्ट कर सकते हो। और ये हर एक जो ब्लॉक है ये एक टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक है, एक टाइम इंस्टेंट पे एक फ्रीक्वेंसी इंस्टेंट पे। ये ब्लॉक है T1 F1, ये T2 T1 F2, और ये ब्लॉक अगर मैं देखूं तो ये होगा T2 F2, ये ब्लॉक अगर मैं देखूं वो होगा T3 F2। तो ये हर एक जो ब्लॉक है वो इसे हम टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक कहते हैं। तो हर एक ब्लॉक या तो आप हर एक यूजर को एलोकेट कर सकते हो या तो फिर डिफरेंट टाइम ब्लॉक डिफरेंट यूजर्स को एलोकेट कर सकते हो। इसका प्रमुख एग्जांपल आपको T8 और T9 में दिखता है, जहां T8 में जो F1 है और F2 है वो यूजर 4 को एलोकेट किया गया, लेकिन F3 है, ये F3, F4, F5 और X6 जो है यूजर 3 को एलोकेट किया गया। तो सेम टाइम इंस्टेंट पे आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज डिफरेंट यूजर्स को एलोकेट कर सकते हो। ये OFDM का प्रमुख एग्जांपल है। तो मल्टीपल यूजर्स शेयर द चैनल रिसोर्सेज एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट, द डिफरेंट सब चैनल सब कैरियर्स कैन बी एलोकेटेड टू मल्टीपल यूजर्स, जैसे मैंने बताया। बिल्ड्स अपॉन OFDM, OFDM का एक्सटेंशन है बाय अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड शेयर द सेम स्पेक्ट्रम से पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज डिफरेंट यूजर्स में आप शेयर कर रहे हो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम बाय असाइनिंग सबसेट्स ऑफ कैरियर टू डिफरेंट यूजर्स। ये चीज मैंने बताया वही। अगर आप T8 में देखोगे तो T8 का सेम टाइम में F1 एंड F2 यूजर 4 सेग्रीगेट कर रहे हैं, F3 ब्लैंक पड़ा है, या तो आप यूजर 8 यूजर 9 को दे सकते हो, फिर F3, F4, F5 और X6 यूजर 3 सेग्रीगेट कर रहे हैं, फिर F7 जो होगा कोई और यूजर इसे यूज कर सकता है। तो सेम टाइम इंस्टेंट पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज आप डिफरेंट यूजर्स को दे रहे हो। तो एक प्रमुख डिफरेंस है OFDMA का OFDM के संदर्भ में। तो इसका एग्जाम्पल इधर भी आप देखोगे OFDM, जैसे मैंने पहले बताया यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 सेम कलर है यूजर 1 के लिए, तो पूरे के पूरे रिसोर्सेज टाइम रिसोर्सेज यूजर 1 को जा रहे हैं, पूरे टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज टाइम T4 में यूजर 2 को जा रहे हैं। सिमिलरली पूरे के पूरे एक गिवन टाइम इंस्टेंट में पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज यूजर 3 को जा रहे हैं। लेकिन OFDM की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहाँ यूजर 3 का डेटा है, यहाँ यूजर 1 का डेटा है, यहाँ पर यूजर 1 का डेटा है। सिमिलरली सिंगल टाइम इंस्टेंट में T1, T2 ऐसे करके T9 तक हर एक टाइम इंस्टेंट पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज डिफरेंट यूजर्स को आप दे रहे हो। तो एक प्रमुख डिफरेंस है OFDM और OFDMA के बीच में। सेम चीज यहां पर भी नजर आता है, जैसे अगर मैं वाईफाई चैनल स्टेशन 1 पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज ले रहा है गिवन टाइम इंस्टेंट में, स्टेशन 2 ले रहा है, फिर स्टेशन 3 ले रहा है, फिर स्टेशन 4 ले रहा है। ये OFDM स्कीम में जो 802.11ac तक इसका प्रयोग किया गया था, 802.11ax से OFDMA का प्रयोग किया गया, जहां पर सेम टाइम इंस्टेंट में अगर आप देखोगे फर्स्ट T1 में स्टेशन 1 स्टेशन 2 दोनों सपोर्ट किए जाते हैं, बट जो एलोकेशन है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के माध्यम से होता है। कुछ सब कैरियर स्टेशन 1 के पास जा रहे हैं, कुछ सब कैरियर स्टेशन 2 के पास जा रहे हैं। सिमिलरली सेकंड ट्रांसमिशन में, थर्ड ट्रांसमिशन में और फोर्थ ट्रांसमिशन में इस तरह से आप रिसोर्स एलोकेशन करते हो। तो ये प्रमुख डिफरेंस है OFDM और OFDMA के बीच में। तो सेम एग्जांपल यहाँ पर भी 802.11 वाईमैक्स के लिए भी दिया गया। तो यहाँ पर भी आप देखोगे टाइम के बेसिस पे फिर से मैं दिखा रहा हूँ T1, T2,
T3 कैसे करके, तो हर एक टाइम इंस्टेंट में अगर देखोगे सब कैरियर्स, सब डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट सब कैरियर्स दिए गए हैं ताकि ये OFDMA का उपयोग कर सके। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, इससे हमने दिखाया है कि OFDMA का किस तरह से आप रिसोर्स एलोकेशन करते हो। सेम टाइम इंस्टेंट पे आप डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रिसोर्सेज किस तरह से डिफरेंट यूजर्स को आप एलोकेट करते हो। तो एक प्रमुख डिफरेंस है OFDMA का OFDMA के मुकाबले। अब हम पढ़ते हैं संक्षेप में नोमा के बारे में। नोमा जिसे मैंने कहा नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस। नोमा में अगर आप देखोगे, अगर ओमा में देखोगे तो सब यूजर्स सेम, जनरली सेम पावर में आप ट्रांसमिट करते हो। यूजर 1 हो, यूजर 2 हो, यूजर 3 हो, यूजर 4 हो, पर उससे सेग्रीगेशन या तो टाइम के द्वारा या तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा या टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक के द्वारा आप करते हैं, जिसे हम ऑर्थोगोनल रिसोर्सेज भी कहते हैं। अगर मैं नोमा की बात करूं तो नोमा में आप जो करते हो, इसमें आप हो सकता है सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी में मल्टीपल यूजर्स को भेज रहे हो। तो अगर आप देखोगे इस केस में यूजर 2 यूजर 1 के साथ इंटरफेयर कर रहा है, फिर यूजर 3 यूजर 2 के साथ इंटरफेयर कर रहा है, फिर यूजर 4 यूजर 3 के साथ इंटरफेयर कर रहा है। यहां पर देखोगे नो इंटरफेरेंस। यहां पर लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेंस, इसलिए हम इसे नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस स्कीम कहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस होता है यूजर्स के बीच में। लेकिन इसका सेग्रीगेशन आप देखोगे हम इस तरह से करते हैं, कोई यूजर्स को ज्यादा पावर से भेजते हो, कुछ यूजर्स को कम पावर से भेजते हो, या तो यूजर 1 और यूजर 2 के बीच में डिफरेंट कोड्स का आप उपयोग करते हो ताकि उसका रिसीवर पे आप उससे सेग्रीगेशन कर सके। इन नोमा द स्पेक्ट्रल रिसोर्सेज एलिमेंट्स आर शेयर्ड बाय मोर देन वन यूजर्स साइमल्टेनियसली। Non-orthogonal multiple access techniques is strong contender for supporting massive connectivity, क्योंकि इसमें आप लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो। ये थोड़ी स्पेक्ट्रली एफिशिएंट स्कीम है एज कंपेयर टू ओमा स्कीम। नोमा टेक्निक्स कैन बी क्लासिफाइड एज पावर डोमेन नोमा एंड कोड डोमेन नोमा। जिसमें मतलब पावर डोमेन नोमा या कोड डोमेन नोमा के द्वारा आप सेग्रीगेट कर सकते हो। पावर डोमेन नोमा में आप यूजर्स को पावर के द्वारा डिफरेंशिएट करते हो, और कोड डोमेन नोमा में आप यूजर्स को कोड द्वारा डिफरेंशिएट करते हो। तो अगर मैं पावर डोमेन नोमा की बात करूं तो इसमें बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर 2 यूजर्स के बारे में देखो तो ये दो, समझिए 2 यूजर्स है, ये यूजर 2 है और यूजर 1 है, जिसे हम नियर यूजर फार यूजर भी कहते हैं। जो यूजर 1 है जनरली हम उसे कहते हैं फार यूजर, और यूजर 2 जो है उसे हम कहते हैं नियर यूजर। तो फार यूजर जो बेस स्टेशन से ज्यादा दूर है या एक्सेस पॉइंट से ज्यादा दूर है उसे हम फार यूजर कहते हैं, और जो यूजर बेस स्टेशन से नजदीक है या बेस स्टेशन करीब एक्सेस पॉइंट करीब है उसे हम नियर यूजर कहते हैं। इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी, जो प्राइमरी चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है वो है जो फार अवे यूजर है उसे हम ज्यादा पावर एलोकेट करते हैं, और जो नियर यूजर है उसे हम कम पावर एलोकेट करते हैं। तो अगर आपका टोटल पावर बजट P है तो आप उसे P1 और P2 में सेग्रीगेट करेंगे, और P1 जनरली विल बी नॉट बी इक्वल टू P2, और जनरली फार यूजर का जो P1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन P2। जनरली अगर दोनों यूजर सेम डिस्टेंस पे तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जनरली इसमें नियर और फार यूजर का कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है। जो फार अवे यूजर है तो उससे आप ज्यादा पावर से ट्रांसमिट करते हो, और जो नियर यूजर है उससे आप कम पावर पे ट्रांसमिट करते हो। तो दोनों का जो पावर एलोकेशन फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है नोमा सिस्टम्स के लिए। एलोकेट डिफरेंट पावर लेवल्स टू डिफरेंट यूजर्स, सपोर्ट मल्टीपल ट्रांसमिशन विद इन द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक। तो आप जो डिफरेंट पावर लेवल से आप ट्रांसमिट करते हो फॉर डिफरेंट यूजर्स द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप सेम टाइम और फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, लेकिन आप पावर के द्वारा यूजर्स के ट्रांसमिशन को आप सेग्रीगेट कर रहे हो। यूज सुपरपोजिशन कोडिंग एट द ट्रांसमीटर। द ट्रांसमिट सिग्नल इज अ मिक्सचर, मोस्ट ऑफन अ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द यूजर सिग्नल एंड SIC एट द रिसीवर। तो बेसिकली आप क्या करते हो, मिक्स सिग्नल भेजते हो ट्रांसमीटर से दोनों यूजर्स के लिए। आप दोनों का सुपरपोजिशन कोडिंग से मेरा तात्पर्य दोनों जो इंफॉर्मेशन दोनों को क्लब करके आप भेजते हो, और रिसीवर पे आप SIC का प्रयोग करते हो, सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन का प्रयोग करते हो इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए। तो साधारण से एग्जांपल, जो सेम एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, इसमें आप 2 यूजर्स हैं, एक ये यूजर है एक ये यूजर है, एक U1 है एक U2 है। तो U1 को आप ज्यादा ट्रांसमिट पावर से भेज रहे हो, तो अगर आपने दोनों यूजर की इंफॉर्मेशन क्लब भी किया है तो इसमें क्या होगा, यूजर 1 जो है सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा, और यूजर 2 के जो इंफॉर्मेशन है वो इससे इंटरफ्रेंस कंसिडर करेगा। लेकिन क्योंकि P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा है तो इसे ये आराम से डिकोड कर लेगा, क्योंकि इसकी P1 की इंफॉर्मेशन, P1 की पावर
जो P1 है उसकी वैल्यू P2 से ज्यादा है, तो वो इंफॉर्मेशन को आराम से डिकोड कर पाएगा, क्योंकि सिग्नल पावर जो होगी वो इंटरफ्रेंस पावर से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा है। तो ये जो यूजर 1 है वो इन प्रेजेंस ऑफ इंटरफ्रेंस अपने इंफॉर्मेशन को डिकोड कर पाएगा। तो इसे जो रेट मिलेगा R1 मिलेगा, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ इंटरफ्रेंस, लेकिन इसे डिकोडिंग में सहूलियत होगी क्योंकि इसकी जो एक्चुअल ट्रांसमिट पावर है जो खुद की इंफॉर्मेशन की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरफ्रेंस वाले इंफॉर्मेशन की। जो U2 की इंफॉर्मेशन है उसकी पावर कम होगी, U1 की जो पावर है वो ज्यादा होगी, तो इसे आप डिकोड कर सकते हो। हाँ, अब यूजर 2 क्या करेगा? तो यूजर 2 ये करेगा, यूजर 2 पहले यूजर 1 की इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा, क्योंकि यूजर 1 की पावर ज्यादा है। पहले वो यूजर 1 की इंफॉर्मेशन डिकोड करेगा, फिर उसे SIC के माध्यम से, सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन के माध्यम से सब्सट्रैक्ट करेगा, फिर अपनी वो इंफॉर्मेशन डिकोड करेगा। तो यूजर 2 में आप जनरली SIC का प्रयोग करोगे, सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन का। तो फिर से मैं स्टेप दोहराने का प्रयत्न करूंगा। यूजर 1 अपना इंफॉर्मेशन एज इट इज डिकोड कर सकता है, क्योंकि यूजर 1 के केस में उसकी जो पावर, ट्रांसमिट पावर, इंफॉर्मेशन की जो पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यूजर 2 की। तो इन प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेंस वो अपनी इंफॉर्मेशन डिकोड कर सकता है। उसे जो रेट मिलेगा वो ये मिलेगा, क्योंकि P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा है। यूजर 2 क्या करेगा? यूजर 2 पहले P1 की इंफॉर्मेशन डिकोड करेगा, क्योंकि P1 की इंफॉर्मेशन ज्यादा है, यानी यूजर 1 की इंफॉर्मेशन पहले डिकोड करेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन को SIC द्वारा कंबाइंड इंफॉर्मेशन सब्सट्रैक्ट करेगा, फिर अपनी वो इंफॉर्मेशन डिकोड करेगा। तो ये चीज मैंने यहां पर भी आपको बताया। तो इसको जो रेट मिलेगी वो मिलेगी ये, क्योंकि ये आफ्टर SIC है, क्योंकि इसमें इंटरफ्रेंस नहीं है। पहले वो P1 की इंफॉर्मेशन U1 की इंफॉर्मेशन डिकोड कर रहा है, पावर उसे भेजा गया था, और फिर अपनी डिकोड करेगा। तो ये मैंने बताया, ये डिफरेंट फ्रॉम वाटर फिलिंग है, क्योंकि इसमें आप पावर लोकेशन अलग तरीके से कर रहे हो। आर लीनियरली एडेड अप सर्टेन पावर स्प्लिट, हेंस मोर पावर इज गिवन टू यूजर 1। जैसे मैंने बताया, मोर पावर इज गिवन टू यूजर 1, गारंटी ओवरऑल थ्रूपुट फेयरनेस अमंग यूजर्स एंड एफिशिएंटली यूज डाइवर्सिटी इन टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्योंकि आप एफिशिएंटली डाइवर्सिटी का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि यूजर 1 और यूजर 2 को आप सेम टाइम फ्रीक्वेंसी में सपोर्ट कर रहे हो पावर सेग्रीगेशन के द्वारा। यूजर 2 हैविंग अ बेटर चैनल, क्योंकि वो नियर है बेस स्टेशन के, यूजर 2 कैन सक्सेसफुली डिकोड एट एनी रेट, यूजर 1 कैन सक्सेसफुली डिकोड। जिसमें मतलब यूजर 2 पहले यूजर 1 की इंफॉर्मेशन डिकोड करेगा, यूजर 2 डिकोड्स यूजर 1 फर्स्ट, subtracted from the received signal, then decodes its own signal. More generally, cancellation order is always decoded a weak signal before decoding its own data. Generally, अगर दो से ज्यादा यूजर्स होंगे तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। पहले वीकेस्ट सिग्नल की इंफॉर्मेशन डिकोड होगी, फिर सब्सट्रैक्ट होगी, फिर सेकंड वीकेस्ट की होगी, फिर सब्सट्रैक्ट होगी। इस तरह से ये सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन प्रोसीड करेगा जब तक यूजर अपनी डेटा को डिकोड नहीं कर पाता है। ये सिंपल मेथड है पावर डोमेन नोमा का, जहां पर आप पावर द्वारा यूजर्स की इंफॉर्मेशन को आप सेग्रीगेट करते हो। तो अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो नोमा की जनरली कैपेसिटी जो होती है वो जनरली ओमा से बेहतर होती है, क्योंकि आप सेम टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस में मल्टीपल यूजर्स को भेज रहे हो। तो आपकी जो ओवरलोडिंग फैक्टर है, जो ओमा केस में जनरली 1 होती है, ये 1 से ज्यादा होती है। सेम रिसोर्सेस में आप ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर पाते हो। एक और एग्जांपल दूंगा, एसडीएमए का स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जैसे स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस भी कहते हैं हम, जिसे मल्टी यूजर माइमो के नाम से भी समझते थे। तो इसमें बेसिकली आप जैसे हमने अगर आपको ज्ञात होगा पढ़ा था, अगर आपके पास मल्टीपल एंटीनास है तो आप बेसिकली डिजिटल बीन फॉर्मिंग के द्वारा या प्रीकोडिंग के द्वारा डिफरेंट यूजर्स की इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट कर सकते हो। तो इस केस में भी आप सेम टाइम फ्रीक्वेंसी में पूरे रिसोर्सेज भेजते हो, लेकिन आप मल्टीपल एंटीनास का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट कर सकते हो डिफरेंट यूजर्स का। इसे हम जनरली, अगर आपको ज्ञात होगा, हमने स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन के माध्यम से समझा था। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन बढ़ेंगे, हमने देखा था कि जो आपको मैक्सिमम गेन मिलता है वो RH इज टू मिनिमम ऑफ T, R है। तो बेसिकली आपके नंबर ऑफ ट्रांसमिट एंटीनास अगर 2 हैं और 2 स्पेशली अनकोरिलेटेड चैनल, तो मैक्सिमम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन आपको 2 मिल सकता है। तो इस सिंपल टेक्निक के बारे में विस्तार में पहले भी पढ़ा था, तो ये बस संक्षेप के लिए मैंने बताया है किस तरह से आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग करके, मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके बेसिकली यूजर्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। तो अगर मैं कैपेसिटी रीजन देखूंगा तीनों की आइडियल केसेस में, तो ओमा की ये रहेगी, R1 और R2 का 2 यूजर केसेस है। नोमा की थोड़ी बढ़ जाती है ओमा के केस में, ओमा के कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस थोड़ी वृद्धि होती है। और मल्टी यूजर माइमो अगर सबका सब कुछ आइडियल है, इंटरफेरेंस कैंसलेशन वगैरह सब कुछ आइडियल है,
तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जनरली ओमा और नोमा से भी बेहतर आप प्राप्त कर सकते हो आइडियल केसेस में। इसमें स्मॉल इंटरफेरेंस लॉस है क्योंकि इसमें कोई आप बेसिकली इंटरफेरेंस को नलीफाई करते हो मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग या प्रीकोडिंग का उपयोग करके, और उसके बीन फॉर्मिंग गेन फॉर ईच यूजर। आप इसमें एरे गेन का भी उपयोग कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ एंटीना की बहुत ज्यादा है तो आप बेसिकली एरे गेन या बीन फॉर्मिंग का गेन प्राप्त करके भी परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। लेकिन इसमें यह कैच है कि मल्टी यूजर माइमो में आपको एग्जैक्ट सीएसआई की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास एग्जैक्ट सीएसआई नहीं है तो आपकी जो परफॉर्मेंस में जो होती है वो थोड़ी कमी आ जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो मल्टी यूजर माइमो आइडियल केसेस में जनरली ओमा और नोमा स्कीम से बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्ट सीएसआई की आवश्यकता पड़ती है, जो कभी कभी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। अब हम पढ़ते संक्षेप में एससीएमए के बारे में। तो हमने पावर डोमेन नोमा के बारे में पढ़ा जहां आप यूजर्स को पावर द्वारा सेग्रीगेट कर सकते थे। अब हम पढ़ते हैं स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस। स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस से मेरा तात्पर्य है कि आप हर एक जो नंबर ऑफ यूजर्स है उसे आप कोड बुक डिजाइन द्वारा सेग्रीगेट करते हो। तो अगर आप देखोगे यहां पर आपके पास 6 यूजर्स है और 4 सब कैरियर्स है। तो हर एक सब कैरियर, जैसे हमने इसमें भी पढ़ा था ओएफडी में केस में, हर एक सब कैरियर में डिफरेंट यूजर्स भेज रहे हो, लेकिन ये यूजर्स एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे। ये हर एक यूजर को एक डिफरेंट कोड बुक दिया जाता है। कोड बुक के द्वारा रिसीवर पे इसका सेग्रीगेशन ये किया जाता है। इसे हम जनरली 4,6 कोड बुक के नाम से जानते हैं। इसका ओवरलोडिंग फैक्टर जो होता है 6/4 ये 1.25 है, क्योंकि 6 यूजर्स आर सपोर्टेड over 4 सब कैरियर्स। तो ये सिंपल मेथड है जहां हम देख रहे हैं 6 यूजर्स सपोर्टेड ओवर 4 सब कैरियर्स। यूजर्स ऑक्युपाई द सेम रिसोर्स एलिमेंट्स इन लो डेंसिटी पेज, इसलिए से स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस किया जाता है। इनपुट बिट्स डायरेक्टली मैप टू द कोड वर्ड एंड स्प्रेड ओवर द मल्टीपल सब कैरियर्स। जैसे इनपुट बिट U1 यहां पर भी है, आप सेग्रीगेट कर रहे हो, उस तरह से आप डिफरेंट यूजर्स के इंफॉर्मेशन को UE5 है, यहाँ पर UE5 है, UE1 यहाँ पर, UE1 यहाँ पर भी है। तो आप डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट सब कैरियर्स पे जो डेटा है डिफरेंट सब कैरियर्स ओवरले कर रहे हैं, और इसके माध्यम से आपकी परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि आ रही है। इसमें तो मेजर चैलेंज आता है एससी में डिकोडिंग की तरफ से आता है। तो आप या तो मैसेज पासिंग एल्गोरिथम के द्वारा या मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग के द्वारा आप इसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसकी कम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें दूसरा चैलेंज जो आता है वो कोड बुक डिजाइन का आता है। किस तरह से आप किस तरह का कोड बुक डिजाइन करोगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस में वृद्धि आ सके। अब हम संक्षेप में पढ़ते हैं एक और मल्टीपल एक्सेस स्कीम जिसे हम रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। रेट स्प्लिटिंग जो मल्टीपल एक्सेस है वो एक काफी जेनरिक मल्टीपल एक्सेस स्कीम है, और जो हमने अभी तक पढ़ा है ओमा, नोमा, मल्टीकास्टिंग और जैसे एसडीएम है वो सब स्पेशल केसेस है। आरएसएमए के ये सब स्पेशल केसेस है रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस के। तो रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस में बेसिकली इट टेक्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो जैसे हमने एसडीएमए में पढ़ा था स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस या मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में पढ़ा था, फुल्ली ट्रीट एनी रेसिडुअल मल्टी यूजर इंटरफेरेंस एज नॉइज। तो आप जीरो फोर्सिंग या तो प्रीकोडिंग का प्रयोग करके आप यूजर्स को सेग्रीगेट करने का प्रयत्न करते हो। तो इंटरफेरेंस को एज अ नॉइज कंसिडर करके आप परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने का प्रयत्न करते हो। Whereas नोमा केस में आप क्या करते हो, इंटरफेरेंस आप कंसिडर करते हो, फिर एसआईसी का प्रयोग करके आप इंटरफेरेंस को नलिफाई करते हो। तो फुल्ली डिकोड करते हो आप इंफॉर्मेशन को, जैसे यूजर 2 ने यूजर 1 का इंफॉर्मेशन पूरा डिकोड किया था, फिर एसआईसी का प्रयोग किया था। तो नोमा केस में ये होता है फुल्ली डिकोड एंड कैंसिल इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय यूजर विद वीकर चैनल स्ट्रेंथ। तो जैसे हमने देखा था पहले एग्जांपल में नोमा के केस में यूजर 2 ने यूजर 1 की इंफॉर्मेशन को पूरा डिकोड किया, फिर इस इंफॉर्मेशन को सब्सट्रैक्ट किया कंबाइंड इंफॉर्मेशन से, फिर अपनी इंफॉर्मेशन को उसने डिकोड किया। इसमें जनरली एसआईसी का प्रयोग करते हो। इसमें जनरली आप बीन फॉर्मिंग या जीरो फोर्सिंग या एमएमएससी वगैरह रिसीवर्स का प्रयोग करके, प्रीकोडिंग का प्रयोग करके इंफॉर्मेशन को जो नॉइज इंटरफेरेंस है उसे आप नलिफाई करने का प्रयत्न करते हो। तो आरएसए में जो है ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लेता है। आरएसए में पार्शली डिकोड्स इंटरफेरेंस, ये इंफॉर्मेशन को पार्शली भी डिकोड करता है एंड पार्शली ट्रीट्स इंफॉर्मेशन इंटरफेरेंस एज नॉइज। तो ये क्या करता है, इंटरफेरेंस को पार्शली डिकोड भी करता है और इंटरफेरेंस को पार्शली एज अ नॉइज भी कंसिडर करता है। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स देने का प्रयत्न करता है।
तो जैसे में लोडिंग फैक्टर इसमें भी 1 से ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप इंटरफ्रेंस के केसेस में कंसिडर कर रहे हो। तो हाउ टू डील विद इंटरफ्रेंस, फुल्ली ट्रीट इंटरफ्रेंस विद नॉइज, जो एसडीएमए का अप्रोच है वो हमने पहले भी पढ़ चुका है। फुल्ली डिकोड इंटरफ्रेंस नोमा अप्रोच, जैसे हम एसआईसी का प्रयोग करते हैं, हमने देखा यूजर टू यूजर 1 के केस में। और आरएसए में जो अप्रोच जो हमने देखा है वो पार्शली डिकोड इंटरफ्रेंस एंड पार्शली ट्रीट द इंटरफ्रेंस एज नॉइज। तो इंटरफ्रेंस को कुछ पार्शली आप डिकोड भी करते हो, कुछ उसे पार्शली नॉइज का भी ट्रीट करते हो। तो मैसेज स्प्लिटिंग हम आगे जाके समझेंगे इसके बारे में। मैसेज स्प्लिटिंग, ईच यूजर मैसेज स्प्लिट इनटू कॉमन पार्ट डिकोडेड बाय ऑल यूजर्स एंड द प्राइवेट पार्ट डिकोडेड इंडिविजुअली। तो हर एक जो यूजर का मैसेज है उससे आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक प्राइवेट पार्ट, एक कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट हर एक यूजर्स डिकोड करता है और प्राइवेट पार्ट जो सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स ही उसे डिकोड करते हैं। तो ये डिफरेंस है नोमा केस में और आरएसएमए केस में। आरएसएमए केस में अगर आपको ज्ञात, नोमा केस में, खासकर पावर डोमेन नोमा केस में अगर आपको ज्ञात होगा, हर एक जो यूजर 2 ने यूजर 1 की पूरी इंफॉर्मेशन डिकोड की थी। आरएसएमए केस में वो नहीं होता है। आरएसएमए केस में यूजर 2 जो होता है वो यूजर 1 की सिर्फ कॉमन पार्ट की जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो डिकोड करता है, प्राइवेट पार्ट की इंफॉर्मेशन डिकोड नहीं करता है। तो ये मेन डिफरेंस है आरएसएमए और नोमा के संदर्भ में। सुपरपोजिशन कोडिंग, द कॉमन एंड प्राइवेट मैसेज आर सुपर इम्पोज्ड बिफोर ट्रांसमिशन, जो हमने पहले भी नोमा केस में भी देखा था। इसमें भी सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन का प्रयोग होता है। यूजर्स फर्स्ट डिकोड द कॉमन मैसेज, जैसे मतलब हर एक यूजर कॉमन मैसेज को डिकोड करता है, फिर कॉमन मैसेज का जो डिकोडिंग पार्ट है उससे फिर अपने जो प्राइवेट मैसेज के डिकोडिंग पार्ट से कैंसिल करके अपने खुद के इंफॉर्मेशन को वो डिकोड करता है। देन रिमूव इट टू डिकोड द प्राइवेट मैसेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है नोमा के संदर्भ में, पावर डोमेन नोमा के संदर्भ में और आरएसएमए के संदर्भ में। अगर मैं फिर से संजय में बताने का प्रयत्न करूं तो आरएसएमए में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यूजर्स की डिकोड नहीं होता है। यूजर टू यूजर 1 की पूरी इंफॉर्मेशन डिकोड नहीं करता है, सिर्फ जो कॉमन पार्ट की इंफॉर्मेशन है वो डिकोड करता है, प्राइवेट वाली इंफॉर्मेशन डिकोड नहीं करता है। फिर एसआईसी का प्रयोग करके जो कॉमन पार्ट से जो इंफॉर्मेशन डिकोड की है सब्सट्रैक्ट करता है, फिर अपनी जो प्राइवेट मैसेज है उससे वो डिकोड करता है। तो अगर ब्लॉक डायग्राम में दोबारा समझाने का प्रयत्न करूं मैं, तो आरएसएमए फॉर 2 यूजर ट्रांसमिशन मॉडल्स, तो जैसे 2 यूजर्स है उसके इंफॉर्मेशन है W1 W2, तो पहले मैसेज को स्प्लिट किया जाता है प्राइवेट पार्ट में और कॉमन पार्ट में। तो जैसे कॉमन पार्ट इसका WC1 WC2, ये यूजर 1 का कॉमन पार्ट है, सिमिलरली यूजर 2 का कॉमन पार्ट है, ये यूजर 1 का प्राइवेट पार्ट है, ये यूजर 2 का प्राइवेट पार्ट है। तो जैसे बताया WC1 कॉमन पार्ट यूजर 1 का, WC2 कॉमन पार्ट यूजर 2। सिमिलरली WP1 जो है वो प्राइवेट पार्ट यूजर 1 का है, WP1 प्राइवेट मैसेज पार्ट यूजर 1। सिमिलरली WP2 जो है वो प्राइवेट पार्ट यूजर 2। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट कर रहे हो, फिर इनकोड करते हो आप तीनों इंफॉर्मेशन जो कॉमन पार्ट कंबाइन कर लेते, यूजर C1 C2 को दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन करके भेजते हो आप कॉमन पार्ट्स को, और प्राइवेट पार्ट है उसको भी इंडिविजुअली इनकोड करते हो। तो आपके 3 मैसेज हो जाते हैं। जो ये हो जाते हैं इनकोडिंग के बाद SC जो होता है वो कॉमन पार्ट का मैसेज है S1 और S2, फिर आप लिनियरली इसे प्रीकोड करते हो। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर भी संक्षेप में, मैसेज स्प्लिटर, पहले आप स्प्लिट करते हो सेम मैसेज को कॉमन पार्ट प्राइवेट पार्ट में, यूजर 2 के मैसेज को कॉमन पार्ट प्राइवेट पार्ट में, फिर कॉमन मैसेज को कंबाइन करते हो दोनों के कॉमन मैसेज को जनरेट करने के लिए WC, फिर इंडिपेंडेंट इनकोडिंग करते हो कॉमन पार्ट की और प्राइवेट पार्ट की इंडिविजुअल मैसेज। ये कॉमन पार्ट जिसमें दोनों यूजर से कंट्रीब्यूशन है, ये यूजर 1 का प्राइवेट पार्ट है, ये यूजर 2 का प्राइवेट पार्ट है। फिर आप इसे ट्रांसमिट कर देते हो। फ्रॉम 2 मैसेजेस वी जनरेट 3 स्ट्रीम्स, यानी 2 मैसेज से आप 3 स्ट्रीम जनरेट करते हो। एक तो कॉमन स्ट्रीम है और 2 प्राइवेट स्ट्रीम है कॉरस्पॉन्डिंग टू बोथ द यूजर्स। तो बोथ यूजर्स फर्स्ट डिकोड SC, जैसे कॉमन स्ट्रीम जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने पहले बताया कॉमन स्ट्रीम दोनों यूजर्स डिकोड करेंगे। तो कॉमन स्ट्रीम यहां पर देखोगे आप, कॉमन स्ट्रीम जो जा रही है दोनों यूजर डिकोड करेंगे। यूजर 2 में भी सेम प्रोसेस यूजर 1 में फॉलो हो रहा है वो फॉलो होता है। तो कॉमन स्ट्रीम दोनों यूजर्स डिकोड करेंगे। फिर जैसे डिकोड हो गया कॉमन स्ट्रीम, फिर आप SIC का प्रयोग करके अपने प्राइवेट मैसेज को आप डिकोड करोगे।
तो ये डिफरेंस है। फिर आप कॉमन को और प्राइवेट को कंबाइन करके आपके खुद के इंफॉर्मेशन जो आपने ट्रांसमिट किया था उससे आप डिकोड कर पाते हो। तो बहुत संक्षेप में बहुत सिंपल तरीका है ये। पहले आप ये करते हो, पहले आप कॉमन पार्ट जो है, जो दोनों यूजर्स में जो कॉमन था उसे आप डिकोड करोगे। फिर उसका डिकोडिंग जो आपको आउटपुट मिला वो आप एसआईसी के द्वारा, उसको एसआईसी के द्वारा उपयोग करके प्राइवेट मैसेज को आप उसका आप डिकोड करोगे। क्योंकि प्राइवेट मैसेज जो आप कंबाइंड इंफॉर्मेशन था उसमें कॉमन प्लस प्राइवेट दोनों मैसेज था, तो कॉमन पार्ट आपने डिकोड कर लिया, कॉमन पार्ट आप उसे सब्सट्रैक्ट करोगे, फिर खुद के प्राइवेट पार्ट को आप डिकोड कर सकते हो। जैसे आपको प्राइवेट पार्ट और कॉमन पार्ट मिल गया तो आप कंबाइन करके खुद का इंफॉर्मेशन आप जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली यूजर 2 भी वही मेथड फॉलो करेगा। यूजर 2 भी पहले कॉमन पार्ट डिकोड करेगा, फिर कॉमन पार्ट का उपयोग करके एसआईसी का उपयोग करके कॉमन पार्ट को सब्सट्रैक्ट करेगा कंबाइंड मैसेज से, फिर खुद के प्राइवेट मैसेज को वो डिकोड करेगा। तो यूजर 2 में भी जो डेटा मिलेगा आपको WC2 WP2 ये दोनों कंबाइन करके इससे WT का डेटा मिल जाएगा। तो बोथ यूजर्स परफॉर्म SIC एंड देन डिकोड S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। तो ये बेसिकली डिफरेंस है RSMA में और पावर डोमेन नोमा में। और जनरली दिखाया गया कि RSMA की जो परफॉर्मेंस होती है जनरली पावर डोमेन नोमा से बेहतर होती है, क्योंकि आप पूरा का पूरा मैसेज डिकोड नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉमन पार्ट जो है वही डिकोड कर रहे हो, फिर आप SIC का उपयोग करके अपने प्राइवेट मैसेजेस को आप डिकोड कर रहे हो। लेकिन RSMA में जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। तो ये एक मेन डिफरेंस है नोमा और RSMA के संदर्भ में। तो हमने आज के लेक्चर में डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स या टाइम के द्वारा, या तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, या तो टाइम फ्रीक्वेंसी के द्वारा, या तो पावर के द्वारा, या तो मल्टीपल एंटीनास के द्वारा किस तरह से इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करता है। हमने अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल एक्सेस स्कीम के बारे में पढ़ा जिसे हम रेट स्प्लिटिंग मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। रेट स्प्लिटिंग एक जेनरिक मल्टीपल एक्सेस स्कीम है और खासकर ओमा, नोमा, SDMA सब ये स्पेशल केसेस है RSMA के। RSMA में हमने देखा किस तरह से आप एक मैसेज को कॉमन पार्ट और प्राइवेट पार्ट में डिवाइड करते हो, फिर रिसीवर पे आप कॉमन पार्ट को पहले डिकोड करते हो और फिर SIC का उपयोग करके प्राइवेट पार्ट को डिकोड करते हो। आगे के लेक्चर्स में हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे 6G के संदर्भ में, खासकर नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स और अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।